नरेंद्र मोदी खुद कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से वो कोई संदेश जरूर देंगे, उस जश्न में शामिल होंगे जो परंपरागत तरीके से बीजेपी के मुख्यालय में मनाया जाता है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो टैली ऊपर चल रही है उसमें नंबर्स भी देखिए, जो 49 का नंबर था बीजेपी का वो 50 पर शिफ्ट हो गया। एक सीट और रुझानों में बढ़ती दिखाई दे रही है, कांग्रेस प्लस 34, INLD प्लस 3। अब इसी के साथ राजीव जी, अभी हालांकि ये नतीजे जिस तरह से कन्वर्ट होंगे उसके बाद हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि आखिर आपका वो कौन सा फैक्टर है जो चल गया हरियाणा में? क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही थी कि इस बार आपको उखाड़ फेंकेगी, नतीजे उस तरीके के नहीं आए। क्या लग रहा है कौन सा फैक्टर बीजेपी का काम कर गया? देखिए, कांग्रेस ने ध्रुवीकरण की बहुत कोशिश करी और जातियों के आधार पर बांटने की भी बहुत कोशिश करी। कांग्रेस ने लगभग क्लेम भी शुरू कर दिया था। मुझे लगता है कि वो अगर क्लेम को समझना हो तो आपको कुमारी शैलजा के कुछ बयान जरूर देखने पड़ेंगे। ऐसा क्लेम भी शुरू कर दिया था कि इतना वोटर तो उनको आना ही आना है। ये क्लेम अपने आप में बता रहा था कि एक ध्रुवीकरण से आप किसी भी प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जवान ने भी वोट दिया, किसान ने भी वोट दिया और पहलवान ने भी वोट दिया। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, जो सुबह के डेटास आ रहे हैं उसके हिसाब से जो ये अपना गढ़ बताते थे, जिसे गढ़ बताते थे, उसमें भी भाजपा ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाली हैं जो हमने पिछली बार नहीं निकाली थी। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा था वो सार्थक हुआ और सभी ने उस सरकार को चुनने के लिए अपना मैंडेट दिया जो सरकार इस प्रदेश के अंदर आम आदमी को सुरक्षा दे सकती है, आम आदमी के अधिकार उनके दरवाजे पर पहुंचा सकती है, जो यहाँ के महिलाओं का सम्मान कर सकती है, जो प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक नया विजन रखती है। तो इस प्रदेश की जनता ने उस प्रदेश सरकार के साथ जाना बेहतर समझा। पर बिना पर्ची बिना खर्ची बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हरियाणा प्रदेश का, जिसके अंदर बिना खर्ची के और बिना पर्ची के आपको सरकारी नौकरी मिलती है। वो गरीब व्यक्ति, वो रिक्शा चलाने वाला, उसका बच्चा अगर नौकरी पा रहा है, उसने कल्पना नहीं करी थी हरियाणा के अंदर ये भी संभव हो सकता है। वो हमने करके दिखाया है। हरियाणा के अंदर कभी ये पॉसिबल नहीं था कि हम जो लीकेजेस थी उस पर इतना बड़ी टेप लगा सकते हैं कि सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपए हम हरियाणा का बचा देंगे। पहली बार करके हमने दिखाया है। पारदर्शी सरकार हम लेकर के आए और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, अगर आप उनको देखेंगे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हरियाणा का एक एक व्यक्ति जिसकी आस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, उसके बीच में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। एक बरगलाने की कोशिश लोकसभा चुनावों में की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो कांग्रेस के अपने नेताओं ने ही उसका जवाब दे दिया। उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत नहीं पड़ी कि किस तरीके से दलित का अपमान हरियाणा के अंदर कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। तो मुझे लगता है सारे फैक्टर्स अगर मिलाएं तो एक मजबूत सरकार बनती है और इसी मजबूत सरकार के लिए हरियाणा की जनता ने अपनी उंगली का, जिसे कहते हैं, उपयोग करा। अपनी उंगली से बटन दबाया और वो बटन कहीं ना कहीं एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार। ठीक है, मैं प्रियंका जी से इसका जवाब लेती हूँ। प्रियंका जी, आप किसानों की बात कर रही थी, आप जवानों की बात कर रही थी, आपने बेटियों की बात कही। आपके सारे फैक्टर तो इन आंकड़ों में फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने इन सब पर काम किया। और देखिए, आंकड़े अगर 50 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है तो बात तो सही है ना कि ये फैक्टर कहीं ना कहीं तो सरकार के फेवर में गए, या आप लोग उसे सही तरीके से नहीं रख पाए? देखिए, जहाँ तक मेरा जानना है कि जिस तरह से लगभग सारी सीटों पर 1500 की बढ़त के साथ अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही, तो मुझे लगता है कि इसमें बदलाव पॉसिबल है और बदलाव होगा भी। और पूरी तरीके से मैं कहती हूँ कि जहाँ पर बेरोजगारी की अगर बात आएगी तो हरियाणा में आज 37% बेरोजगारी है। महिला अपराध में हरियाणा नंबर 1 है। और अगर इतना ही अच्छा काम था, कामकाज भारतीय का, तो खट्टर जी को हटाने की ज़रूरत क्या पड़ी? और खट्टर जी को हटाने की ज़रूरत भी पड़ी। और उसके साथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की रैलियां नहीं हुई, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने दूरियां बनाई, जिस तरह से पूरी तरीके से आप देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे थे? एग्जिट पोल के आंकड़े क्या पूरी तरीके से फेक थे? मुझे लगता है कि लोग घर घर जाकर जिस तरह से बात कर रहे थे, जनता का उत्साह देख रहे थे, तभी तो ये सारी चीज़ें निकल कर आई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना एग्जिट पोल के आंकड़े दे रही थी, ये तो आप ही लोगों के माध्यम से आ रहे थे, जनता के माध्यम ये से जो आ रहे आंकड़े थे। हैं, ये तो भी मुझे लगता है कि अभी ये जो आंकड़े हैं ये भी तो ईवीएम ईवीएम से ही निकल रहे हैं ना बाहर। ये कोई बने बनाए आंकड़े तो नहीं है। ये भी तो यही बता रहा है ना कि जनता किन के वादों और दावों पर भरोसा करके वोट देने गई थी। ये भी तो वही बता रहा है।
देखिए, वादे और दावे जिस तरह से पूरी तरीके से फेल नजर आए, चेहरा बिल्कुल पूरी तरीके से जो है खट्टर जी का इनको हट, ये सारी नाकामी थी। उस नाकामियों को लेकर जनता पूरी तरह से एक्साइटेड थी। अब जो सवाल आ रहा है कि किस तरह से ये आप टीवी स्क्रीन पे जो आंकड़े हैं, सीट के नंबर्स हैं, ये पूरी तरीके से फ्रीज है पिछले 12-1 बजे से, और अभी तक मैं वही आंकड़े देख पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि या तो जो है आप इलेक्शन कमीशन को अभी निकलकर भी इस लगातार स्थिति यही कह क्लियर रही हैं, बल्कि करनी चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता भी यही कह रहे हैं। हुड्डा भी अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहे जी, थे कि बिल्कुल। इंतजार कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा ही वक्त बचा है, इंतजार आप भी कीजिए, हम भी कीजिए। लगता नहीं, एक्सपर्ट्स भी लगातार यही कह रहे हैं कि इन आंकड़ों में बहुत फेरबदल होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो हरियाणा में जिस तरह से जीत की हैट्रिक लगाती दिख रही है बीजेपी, रुझानों में नतीजे भी धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। सीधा सवाल जरूरी है ताकि आपसे जुड़े मुद्दे ना गोलमोल हों ना जवाबदेही। मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत उम्मीदें कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए और लोगों ने दिल खोल के अपने मत का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक उनकी अपनी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के दिलों में बसी हुई है। सर, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो एनसी कांग्रेस को बहुमत मिलता जा रहा है, लग रहा है कि बहुमत के पास है। तो फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला है कि अगर पीडीपी ने बोला है कि भाई हम एनसी और कांग्रेस का साथ दे सकते हैं बीजेपी को रोकने के लिए, किस तरह से देखते हैं ऐसे गाना? देखिए, अब तो अगर और मगर की बात खत्म ही हो गई है और चंद घंटों के अंदर अंदर गिनती हो रही है और मैं समझता हूं कि जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों फैसला करेंगे, हम उसको सैल्यूट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी बात जो है शांति लाने की। हमारे तमाम लोग जो जीत के आएंगे वो शांति के लिए काम करेंगे, लोगों के तरक्की के लिए काम करेंगे, यहाँ खुशहाली आए उसके लिए काम करेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारी सरकार बनने जा रही है। तो हमारे प्रथम जो प्रायोरिटीज होंगी वो उन मुद्दों पे होगी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त है। मसलन अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हमने पहले ही फैसला लिया है कि हमारी सरकार आने के बाद 1 लाख नौकरी हम पढ़े लिखे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं हमारे, उनको हम देंगे। इसी प्रकार महंगाई आसमान छू रही है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसको हम कंट्रोल करें और गरीब लोग जो हैं उनके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सी रियायतें दी हैं, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 12 सिलेंडर हम गैस के साल के फ्री देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो बच्चियों शादी होंगी, गरीब जो बच्चियां हैं उनको हम 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने जा रहे हैं। गरीब परिवार जो हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, उसको हम 5-5 हजार रुपया पर मंथ उन परिवारों को देंगे ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो इस प्रकार के औरतों के लिए हमने रखा है कि वो फ्री ट्रैवल कर सकती हैं, स्टेट के अंदर कहीं भी जाएं, हमारी स्टेट की जो बसेज होंगी उनमें वो किराया नहीं देंगी। इसी प्रकार के कई हमने रखे हुए, जैसे राशन है, इस वक्त 5 किलो राशन मिल रहा है, जो हम समझते हैं कि 1 महीने के लिए एक व्यक्ति के लिए 5 किलो राशन कोई मायने नहीं रखता, तो हम उसको बढ़ा के 10 किलो फ्री राशन करने जा रहे हैं। इस किस्म के हमने बहुत से जो काम है वो करने हैं।
रिएक्शन भी सामने आए हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बड़ी जीत हासिल हुई है, उनका धन्यवाद दिया। साथ ही जनता का भी धन्यवाद नायब सिंह सैनी ने दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जीत का पूरा श्रेय ये हरियाणा की जनता की जीत है। पीएम मोदी की नीतियों की वजह से जनता ने इस जीत पर मुहर लगाई है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मुहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। तो इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को जाता है। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री और हरियाणा की जनता का इस जीत के लिए धन्यवाद अदा किया। इस पर नजर रहेगी, वक्त एक ब्रेक का है। सब जानते हैं राजनीति जैसी होती है वैसी दिखती नहीं, लेकिन सब नहीं जानते कि धुंधली खबरों के पीछे होते हैं साफ संदेश। अगर राजनीति को गहराई से समझना है तो हर कड़ी, हर पहलू जोड़कर देखना पड़ता है, जो मैं आपके लिए करता रहा हूं ताकि आप रहे आगे। देखिए भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे। सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन। पर रोने के तरीके हैं इनके। अरे अब भी कोई बताने वाली बात रह गई? अब तो सारा हरियाणा नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। आप देख लो हर जगह पर ये अब ये तो जो अहंकारी आदमी होते हैं ना, वो नीचे मार खा रहा होता है तो भी कहता है मैं तेरे को कल देखूंगा, तेरे को कल देखूंगा। मार खाता रहता है, मार खाते रहते हैं। हम पेश कर रहे हैं, अब ये अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंह जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जो दिखाई दे रही है हरियाणा की बात है, आप तमाम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं। और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूँ। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 3200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है? ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। आपने देखा होगा हर कैबिनेट की बैठक में
किसानों के कल्याण का एक काम हो जाता है, तो किसान ये समझते हैं और जनता भी समझती है। तो एक जलेबी का मुद्दा खूब चला